नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नाश्ते में ब्रेड हो सकती है जानलेवा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में खुलासा। पोटेशियम ब्रोमेट का हो रहा है धड़ल्ले से इस्तेमाल। भारत और ईरान के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर। चाबहार पोर्ट पर $50 करोड़ खर्च करेगा भारत। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद, नस्लभेद और ड्रग्स के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे दोनों देश। बीमार सरकारी कंपनियों पर नीति आयोग ने पीएमओ को सौंपी अपनी रिपोर्ट। कुछ को बंद करने तो कुछ में मैनेजमेंट बदलने की सिफारिश। आवास की एक्सक्लूसिव खबर। फूड रिटेल में विदेशी निवेश करने वालों को बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जा सकता है जरूरी। सीएनबीसी आवास की एक और एक्सक्लूसिव। मुनाफा वसूली के कारण सेंसेक्स ऊंचाई से 300 पॉइंट गिरकर बंद। खराब ग्लोबल संकेतों से बना दबाव। फार्मा, बैंक और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट। केरल में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगी पाबंदी। एनजीटी ने बढ़ते प्रदूषण के कारण सुनाया फैसला। सीएम पद की शपथ लेते ही जयललिता ने की ऐलानों की बौछार। लड़कियों की शादी में 8 ग्राम सोना, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी सरकार। लेकिन सबसे पहले एक ऐसी खबर जो सीधे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। यह खबर हर किचन के लिए जरूरी है। हर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे लोगों को चौंकाने वाली है यह खबर। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई का कहना है कि आप जिस ब्रेड को रोज सुबह नाश्ते में खाते हैं उससे आपको कैंसर हो सकता है। सीएसई की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेड बनाने में पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कैंसर होने का खतरा है। आपको बता दें कि पोटेशियम ब्रोमेट यूरोपीय देशों में प्रतिबंधित है। इतना ही नहीं, ब्रेड बनाने में पोटेशियम आयोडेट का इस्तेमाल भी होता है जिससे थायराइड की समस्या हो सकती है। सीएसई ने 38 अलग अलग ब्रांड के ब्रेड पर यह टेस्ट किया था जिसमें पोटेशियम ब्रोमेट पाया गया। और सिर्फ ब्रेड ही नहीं, बर्गर, बन, पिज्जा ब्रेड में भी इसका इस्तेमाल पाया गया। ये दोनों जो केमिकल्स हैं, पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट, ये बहुत से देशों में इनको बैन कर दिया गया है। पोटेशियम ब्रोमेट क्योंकि ये क्लास 2B कार्सिनोजन है। इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल कैंसर कॉजिंग केमिकल है। सरकार से ये कहना है कि ये दो केमिकल जो कि दुनिया भर में बैन हो रहे हैं उनको हिंदुस्तान में भी बैन होना चाहिए। इस खबर से हर वो शख्स डरा हुआ है जो ब्रेड खाता है और चिंता की बात यह है कि हर घर में लोग ब्रेड खाते हैं। इस खबर पर मुंबई में लोगों की प्रतिक्रिया ली हमारी संवाददाता राधिका कुमार ने। दे आर बिग ब्रांड्स, वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। अभी छोटे ब्रांड्स का तो लेवल कितना हाई होगा वो तो हम सोच भी नहीं पा रहे। कैंसर सुन के टेंशन आ जाएगा। वी वोंट ईट एवरीडे, देन बहुत फर्क होगा फिर खाने में। मैं खुद काफी ब्रेड इस्तेमाल करती हूँ। इस खबर के बाद अब ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, जो मम्मी ने कहा था या दादी ने कहा था कि रोटियां हैं, थेपले, जो कुछ है उसको ज्यादा खाना जरूरी है, ना कि इन चीजों से। मुझे इंटरनेशनली नहीं पता स्टैंडर्ड, मगर इतना बुरा यहाँ है तो सोचना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेचुरली अगर लोगों को पता होगा कि ब्रेड से हार्मफुल तो नहीं खाएंगे ना, उसका रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे, मिलेगा, नेचुरली मिलेगा मार्केट में एंड उसी को कंज्यूम करेंगे। ऑब्वियसली अगर उसमें कैंसर इसके चांसेस हैं तो ऑब्वियसली आई विल नॉट हैव इट। बट ऑब्वियसली जैसे मैगी के भी रिप्लेसमेंट, अभी मैगी का भी हुआ था तो उसके मार्केट में रिप्लेसमेंट्स आए, तो ऑब्वियसली वील एक्सपेक्ट समथिंग कि हाँ अगर ब्रेड में है तो उसके भी कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट मार्केट में आएगा, तो विल स्टार्ट कंज्यूमिंग दैट। लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि अब वो ब्रेड खाने से पहले जरूर सोचेंगे। और इस रिपोर्ट के बाद अब ब्रेड का इस्तेमाल करने वाली कई बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, क्या कहा है सबवे, मैकडॉनल्ड जैसी कंपनियों ने, क्योंकि ये ब्रेड का या इनके बंस का या पिज्जा बेस का इस्तेमाल होता है और वही सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जो ब्रेड के अंदर इस्तेमाल होते हैं। कंपनियों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो लगभग सभी कंपनियों ने इनकार किया है कि पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल वो करते हैं। और इनमें कई तरह की कंपनियां हैं जितनी, चाहे वो ब्रिटानिया हो, चाहे वो परफेक्ट ब्रेड हो, चाहे वो हार्वेस्ट गोल्ड हो, ये सारी कंपनियों ने कहा है कि वो इस केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मगर सीएसई की रिपोर्ट में इसे पाया गया है इन केमिकल्स को। तो अब इस बारे में FSSAI जो भारत की फूड रेगुलेटरी बॉडी है उससे कहीं ना कहीं इसको संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि भारत के कानूनों में पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं, जबकि रिपोर्ट में 80% सैंपल ऐसे पाए गए हैं जहां की इसे जो लिमिट तय की गई है उससे ज्यादा पाया गया है, यानी कि काफी खतरनाक पाया गया है। यूरोप की बात करें, चीन की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, बाकी देशों में तो इसका इस्तेमाल करने पर ही प्रतिबंध है। हमारे यहाँ भले ही इसका इस्तेमाल करने की इजाजत है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा नहीं। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि चूंकि ये रिपोर्ट इतने बड़े स्तर पर सामने आई है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी और जल्द ही इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया रोहन इस जानकारी के लिए। तो ब्रेड के अंदर पोटेशियम ब्रोमेट या आयोडेट जैसी चीजें उन्हें किस हद तक जहरीला या कैंसर कारक बना सकती है, इस रिपोर्ट में सामने आया है, हम आपके लिए लेकर आए थे। चलिए अब बढ़ते हैं एक और सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। नीति आयोग ने घाटे में चल रही कुछ सरकारी कंपनियों को बंद करने की सिफारिश कर दी है। पीएमओ को सौंपी एक रिपोर्ट में नीति आयोग ने सरकारी कंपनियों को 3 वर्गों में बांटा है। पहले वर्ग में वो कंपनियां हैं जिन्हें बंद करने की सिफारिश की गई है। इन कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों को वीआरएस देने की बात कही गई है। साथ ही इनकी जमीन वगैरह इस्तेमाल कर बेचने की सलाह दी गई है। एचएमटी और आईटीआई जैसी दूसरी वर्ग की कंपनियों को मुनाफे में लाने की कोशिश करने की बात कही गई है। इनमें मैनेजमेंट चेंज करने की या बदलने की सलाह दी गई है। और तीसरे वर्ग में सोशल सेक्टर की कंपनियां हैं जिन्हें बनाए रखने की सिफारिश इस कमेटी ने की है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं सीएनबीसी आवाज के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, इस रिपोर्ट के बाद अब आगे क्या होगा? क्या वाकई में इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन हो सकता है सरकार की तरफ से? मुझे नहीं लगता कि इस कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला लेने में अब लंबा वक्त लगेगा। इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दिया गया है और मुझे जहां तक की संभावना जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक महीने 2 महीने के भीतर इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में न सिर्फ सिफारिश की गई है बल्कि पूरा एक्शन प्लान बताया गया है। हर पीएसयू की बारीकी से समीक्षा की गई है और कहा गया है किस पीएसयू का आगे क्या करना है। जो 3 कैटेगरी बनाई गई है उनमें एक कैटेगरी में उन सारे पीएसयू को रखा गया है जो लंबे समय से घाटे में चल रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद वो घाटा उनका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो अब उनका कारोबार भी अप्रासंगिक हो गया, तो उनको पूरी तरह से बंद करने की सिफारिश की गई है। इनके कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया जाए, उनकी संपत्ति को बेच दिया जाए। दूसरी कैटेगरी में उन पीएसयू को रखा गया है जो पिछले कुछ सालों से घाटा उनका कम होता जा रहा है, मुनाफे में आती हुई दिख रही है, उनका कारोबार आज की तारीख में भी प्रासंगिक है। मिसाल के तौर पर एचएमटी, आईटीआई जैसी कंपनियां हैं, उनको कहा गया है कि सरकारी मदद दी जाए, उनको उनके मैनेजमेंट में प्रोफेशनल लोगों को बहाल किया जाए। सरकार चाहे तो अपनी हिस्सेदारी कुछ हद तक बेच भी सकती है, लेकिन उनको बंद ना किया जाए। तीसरी कैटेगरी में 2-3 पीएसयू ऐसे हैं जिनको रखा गया है, वो ऐसी कंपनियां हैं जो सामाजिक कल्याण के जो मकसद हैं उनको पूरा करते हैं, तो उनके लिए कहा गया कि उनको बंद ना किया जाए। अब ये कमेटी की रिपोर्ट चूंकि आ गई है, इस कमेटी की रिपोर्ट पर जो फीडबैक जाएगा उसके आधार पर फिर स्ट्रेटेजिक सेल वाली रिपोर्ट नीति आयोग सौंपेगा, जिसमें होटल इंडस्ट्री में जो सरकार काम करती है, आईटीडीसी जैसी जो कंपनियां हैं, उनमें हिस्सेदारी बेचने की सिफारिश की जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए लक्ष्मण। और फूड रिटेल में विदेशी निवेश करने वालों को बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना जरूरी किया जा सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के साथ एक अहम बैठक हो चुकी है। कैबिनेट इस प्रस्ताव को जल्द ही अपनी मंजूरी दे सकता है। फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने फूड रिटेल में शर्तों के साथ विदेशी निवेश को जायज बताया है। फूड रिटेल में एफडीआई के लिए शर्तों को लेकर सीएनबीसी ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने बात की है फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल से। कॉमर्स मिनिस्ट्री ये चाहती थी कि इसमें बगैर किसी शर्त के एफडीआई को मंजूरी दी जाए। आप इसमें ये चाहते हैं कि इसमें बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का एक तय हिस्सा रखा जाए, और इसी को लेकर मतभेद है, इसी वजह से फैसला नहीं हो पा रहा है। हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता कि कॉमर्स मिनिस्ट्री क्या चाहती है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जब मैंने ये एफडीआई की पॉलिसी फ्लोट करी और पीएम से बात करी, मेरा मकसद ये था कि बीजेपी एज अ पार्टी वाज अगेंस्ट एफडीआई, लेकिन मैंने ये देखा कि जो एफडीआई को एग्रीकल्चर में और फूड प्रोसेसिंग में जो अलाउ किया जाए तो इससे किसानों का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और इसका मेन मकसद ये था कि जो भी विदेशी पैसा आएगा हमारे स्वदेशी खाद्यान्नों को प्रोसेस करने के लिए, वो विदेशी पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर किसान के डोरस्टेप में बने, क्योंकि आज किसान की फसल जो बर्बाद होती है, जो वो वैल्यू एडिशन नहीं कर सकता है, मंडी में जब कीमत ठीक नहीं मिलती वो कहीं स्टोर करके 4 महीने बाद नहीं बेच सकता, ये सब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर करके है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जो कुछ पैसा डाला जाए, क्योंकि ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, और विदेशियों के पैसे से जो बनाया जाए। आपके सिफारिश पर, आपके सुझाव पर सहमति बन गई है, माना जाए?
अब मैंने जिनमें मंत्रियों से बात किया तो वो सब अग्रीएबल हैं। जब कॉमर्स मिनिस्ट्री की और हमारी इनफॉर्मल मीटिंग्स भी हुई थी ऑफिसर्स की, तब वो भी इस चीज से सहमत है, फाइनेंस भी सहमत है। पर अब जब तक कॉमर्स निकाल के वो क्या उन्होंने फॉर्मुलेट किया है उसको या सर्कुलेट ना करें या बताएं ना, तो पता नहीं लग सकता कि कम से कम ये माना जाए कि अब जो फूड प्रोसेसिंग में एफडीआई की छूट दी जाएगी 100%, उसका एक तय हिस्सा 25% या 30% बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना जरूरी किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूं कि किसानों के भलाई को देखते हुए, और जैसे मैंने मल्टीनेशनल से भी जिनसे बात करी है, फॉरेन मल्टी ब्रांड रिटेल जो करना चाहते हैं उनसे भी जो बात करी है, उन सब ने कहा कि फूड रिटेल में इतना पैसा तो हमें लगाना ही पड़ता है, तो जब आप उसको मैंडेटरी भी बना देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कब तक फैसला, हफ्ते 10 दिन या फिर और लंबा खिंच सकता है? अब जो मेरे मंत्रालय में होता तो मैंने इसको 1.5 महीना पहले ही कर देना था, मैं बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन दूसरे मंत्रालय में क्या उनकी कंपल्शन है, क्या कुछ देखें, ये मैं नहीं बोल सकती। पर आई एम कॉन्फिडेंट कि निर्मला जी बहुत कॉम्पिटेंट है और बहुत जल्दी करेंगे। चलिए अब बात करेंगे बाजार की, क्योंकि आज ऊपरी स्तरों से बाजार में मुनाफा वसूली हावी दिखी है। मजबूत खुले बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से करीब 300 पॉइंट टूटा है। निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। बाजार को आज आईटीसी को छोड़कर कहीं से कोई सहारा नहीं मिल पाया। बाजार का पूरा हाल बता रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। भारतीय बाजारों की शुरुआत तो मजबूती के साथ हो गई, लेकिन 7,800 के ऊपर बाजार टिक नहीं पाए और वहीं से लगातार कमजोरी बनती हुई दिखी। पहला रीजन तो यह था कि ग्लोबल मार्केट्स में भी उठापटक थी, बाकी एशियाई बाजार मजबूत थे तो निक्केई कमजोर, वैसे ही रुझान दुनिया भर के बाजारों में दिखा। लेकिन दूसरा रीजन था रुपए में 2 महीने के निचले स्तरों के बाद थोड़ी सी रिकवरी वहां से आती हुई दिखी। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाजार में आईटीसी के शानदार नतीजों से सहारा मिला और वहीं से थोड़ी मजबूती आती दिखी। आईटीसी का अच्छा खासा वजन भी है बाजार में। निफ्टी में 7,800 के ऊपर मुनाफा वसूली और बिकवाली का दबाव भी बनता हुआ नजर आया, जिससे बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए और एफआईएस की तरफ से बिकवाली का दबाव बरकरार है। हालांकि घरेलू फंड थोड़ी बहुत खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन एफआईएस की कैश मार्केट की बिकवाली भारी पड़ती हुई दिख रही है। यही वजह कि सेंसेक्स और निफ्टी अगर आप देखें तो कमजोरी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 70 अंकों का नुकसान दिखा, वहीं निफ्टी भी अगर आप देखें तो आज फिर से 7,730 के आसपास कमजोरी के साथ बंद होता दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने मजबूती दिखाने की कोशिश जरूर की, लेकिन जब दिग्गज फिसल गए तो बाद में यहां पर भी दबाव आता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी में भी कमोबेश इसी तरह का माहौल आज देखने को मिला। केरल में एनजीटी ने 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी है। केरल के 6 बड़े शहरों में अब 10 साल पुरानी किसी भी डीजल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नियम नहीं मानने वालों पर कम से कम 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ट्रैफिक पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जुर्माना लगा सकता है। प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी ने यह कड़ा फैसला लिया है। केरल से आगे अब बात करें तमिलनाडु की। आज जयललिता ने 6ठी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेते ही जयललिता ने गरीबों के लिए ऐलानों की बौछार कर दी। किसानों को फसल कर्ज में छूट का ऐलान किया गया है। 100 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। गरीबों को सस्ते घर देने का भी ऐलान किया गया है। जयललिता ने नए राज्य में अब छात्राओं को स्कूलों में मुफ्त नाश्ता दिया जाएगा। साथ ही बेटियों की शादी में 8 ग्राम सोना सरकार देगी। इसके अलावा शराब की दुकानें भी अब सुबह 10 के बजाय दोपहर 12 बजे खुलेंगी। भारत ईरान के रिश्तों को नई दिशा मिली है। भारत ईरान के बीच 12 समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के प्रेसिडेंट रूहानी ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर इस बात की जानकारी दी। इसमें चाबहार पोर्ट पर समझौते को सबसे अहम माना गया है। भारत इस पोर्ट को विकसित करने में $50 करोड़ का निवेश करेगा। चाबहार पोर्ट के तैयार हो जाने के बाद भारत और ईरान सीधे ट्रेड कर पाएंगे। भारतीय या ईरानी जहाजों को अब पाकिस्तान के रूट से नहीं आना पड़ेगा। इस डील में अफगानिस्तान का भी अहम रोल होगा। पर्यटन और हिंदी की पढ़ाई पर भी बातचीत हुई है। इसके अलावा रेलवे को लेकर भी समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच हुए ट्रांसपोर्ट समझौते को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इससे तीनों देशों के बीच दूरियां कम हुई। लेटर टुडे वी आर गोइंग टू साइन द ट्राइलेटरल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट with participation of Iran, India and Afghanistan. It will be a historic occasion. It will open new routes for India, Iran and Afghanistan to connect among themselves. पूर्व राजनयिक नीलन देव का मानना है कि भारत ईरान रिश्तों में एक नया दौर आ रहा है। उनका मानना है कि ईरान से हुए समझौते के बाद भारत को फायदा मिलेगा। दुनिया में भी भारत का कद बढ़ेगा और कूटनीतिक तौर पर भी ज्यादा कारगर होगा। आजकल आपको मालूम है कि ऑयल का भाव इतना गिरा हुआ है
कि जो सप्लायर्स हैं, जो देश जिनके पास ऑयल है, एक्चुअली वो ढूंढ रहे हैं कि कोई खरीदे और जरा सा प्राइस अच्छा दे दे। तो इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है हर एक सप्लायर के लिए, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे ईरान है, चाहे नाइजीरिया है अफ्रीका में, या वेनेजुएला हो साउथ अमेरिका में, हर एक के लिए ये महत्व इंडिया का बढ़ता जा रहा है। और ईरान हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर हुआ करता था, लेकिन अब हमारा इम्पोर्ट काफी कम हो गया है। और यहां पर आवाज एट 9 में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए गर्मी में कहां कहां गिरी राहत की बूंदें। सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए उम्र की ऊपरी सीमा घट सकती है। सिविल सर्विसेज परीक्षा में सुधार के लिए बनी बीएस बासवान कमेटी एससी और एसटी के लिए उम्र की सीमा में 5 साल घटाने का प्रस्ताव दे सकती है। वहीं कमेटी ओबीसी के लिए उम्र की सीमा 3 साल और दिव्यांगों के लिए 10 साल कम करने का प्रस्ताव दे सकती है। सामान्य वर्ग के लिए उम्र की सीमा को लेकर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सूत्रों का कहना है कि कमेटी की सिफारिशें आने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। इस साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। पहले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पार्टी को सर्जरी की जरूरत बताई तो बवाल मचा। अब सतव्रत चतुर्वेदी ने दिग्विजय पर उल्टा निशाना साधा। ये सर्जरी 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा, कार्डियक सर्जरी की जरूरत है। वे लोग जिनके रहते और जिनके नेतृत्व के चलते पार्टी को इस पराजय का मुंह देखना पड़ा, उनके बारे में सोचना होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि नेतृत्व पर शक गलत है और जहां तक हार की बात है उस पर मंथन चल रहा है। जल्दी पार्टी संकटों से उबर जाएगी। Anybody who's any doubt that the Congress leadership is not prepared to understand the implications of everything that has happened and to be decisively moving forward, those doubts can be dispelled. I'm very, very struck by the determination of the leadership to confront the challenges facing the party and to overcome. विदर्भ और मराठवाड़ा की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए नागपुर मुंबई कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे को पूरा करने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वाईफाई और सीसीटीवी से लैस सुविधाओं के साथ देश के लिए मॉडल एक्सप्रेस वे होगा, लेकिन सरकार की राह इतनी आसान भी नहीं है। नागपुर से मुंबई की दूरी कम समय में तय करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तैयार किया है मेगा प्लान। नाम है नागपुर मुंबई कम्युनिकेशन एक्सप्रेस हाईवे। जिस जगह में खड़ा हूं इसी जामठा इलाके से नागपुर मुंबई कम्युनिकेशन एक्सप्रेस हाईवे की नींव रखी जाएगी। सरकार का दावा है कि महज 8 घंटे में नागपुर से मुंबई की दूरी तय की जाएगी। विदर्भ, मराठवाड़ा और नॉर्थ महाराष्ट्र से मुंबई को जोड़ने के लिए नागपुर मुंबई कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे को हकीकत बनाने के लिए सरकार एक्शन में आ गई है। ये सुपर एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। इस मास्टर प्लान में 24 एग्रो प्लांट पर काम होना है। सरकार का दावा है कि विकास की दौड़ में पीछे रह चुके किसानों के लिए एक्सप्रेसवे एक गेम चेंजर होगा। पोर्ट से हम नजीक आएंगे, इसलिए हमारा जो डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट होगा उससे हमें मजबूती मिलेगी। ये विदर्भ का भविष्य पलटने वाला, नागपुर के जनता को ऊंचाई दिलाने वाला और बिजनेसमैन को और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पर करीब 30,000 करोड़ रुपए का खर्च होना है। ये ऑप्टिकल फाइबर, सीसीटीवी और वाईफाई जैसी सुविधाओं से लैस होगा। ये महाराष्ट्र के 11 जिलों नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, वासिम के कारंजा लाट से होते हुए बुल्ढाना पहुंचेगा। इसके बाद मराठवाड़ा के जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर और नासिक के इगतपुरी से होते हुए ठाणे में खत्म होगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए करीब 9,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। इसके लिए सरकार आंध्र प्रदेश की अमरावती की तर्ज पर लैंड पूलिंग स्कीम के जरिए जमीन लेना चाहती है, लेकिन ये सरकार के लिए चुनौती है।
सरकार ने अभी तक किसानों के साथ में कोई बात नहीं किया है। और यदि जमीन लेना है तो नया भू संपादन जो कायदा है, अधिग्रहण कायदा है, उसके मुताबिक किसानों को पैसा देना चाहिए। भूमि अधिग्रहण कायदा लागू हो गया, 10 साल के बाद भी किसानों को पैसा देंगे, उसका किसानों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता और किसान लंगलंग हो जाता है इसमें। मुंबई नागपुर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे को पूरा करने के लिए फडणवीस सरकार ने 2019 तक की डेडलाइन रखी है, ताकि जब पार्टी अगले चुनाव में उतरे तो विकास का दांव चल सके। रौनक कुकड़े, नागपुर। रेलवे में अगर आपको कंफर्म टिकट मिल जाए तो लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, लेकिन रोज लाखों लोगों को वेटिंग टिकट पर सफर करना पड़ता है। रेलवे की अब एक नई योजना है कि ऐसे यात्रियों को एक विकल्प दिया जाए। तो क्या है ये विकल्प, आइए आपको दिखाते हैं। वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन में सफर करने के लिए मजबूर लोगों के लिए खुशखबरी है। टिकट कंफर्म ना होने पर अब रेलवे आपको 12 घंटे के भीतर दूसरी ट्रेन में सफर करने का विकल्प देगी। ये रूट है दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से सिकंदराबाद, दिल्ली से बैंगलोर और दिल्ली से हावड़ा। इन रूट्स पर 150 से ज्यादा ट्रेनों में विकल्प की सुविधा मिलेगी। और रेलवे फंड में थी दिल्ली जम्मू, दिल्ली लखनऊ, उसका आज और विस्तार किया गया है 4 खंडों में, और मुझे लगता है उससे यात्रियों को एक विशेष प्रकार की सुविधा प्राप्त होने वाली है और बजट अनाउंसमेंट भी उससे पूरा हो रहा है। और रेल का भी फायदा ये है कि अब खाली तालिकाएं हमारे पास नहीं रहेंगी, उसका लाभ यात्रियों को मिलेगा। विकल्प का फायदा उठाने के लिए आपको टिकट बुक करते वक्त इसका ऑप्शन चुनना होगा। खास बात यह है कि इस सुविधा के लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बदलाव की जानकारी आपको फोन पर दी जाएगी। रिजर्वेशन कराते समय विकल्प का स्कोप उसके पास रहता है। जब वो ऑप्शन भर देगा तो जब जिस गाड़ी के लिए उसने कराया उसका चार्ट बनेगा, वहाँ कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन किसी अल्टरनेटिव गाड़ी में सीट अवेलेबल है तो उसको अपने आप अलॉट कर देगा। चेंज PNR है वो इसके पास आ जाएगा, जो अथॉरिटी है उसी को लेकर वो ट्रेवल कर सकता है। विकल्प का इस्तेमाल आप सिर्फ मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में ही कर सकते हैं। राजधानी, दुरंतो, शताब्दी और सुविधा ट्रेनों में विकल्प का ऑप्शन मौजूद नहीं है। दीपाली नंदा, दिल्ली। देश के कई हिस्सों में आज झमाझम बारिश हुई है। इस बारिश से गर्मी से तपते लोगों को कुछ राहत मिली है। इस वक्त हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर होगी दिल्ली की, जहां बारिश के कारण तापमान में 1 से 2 डिग्री की कमी आ गई है। दिल्ली में तेज हवा से भी गर्मी कुछ कम हुई है। उधर कोलकाता में भी बारिश से गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जल भराव के कारण लोगों को खासी दिक्कत भी हो रही है। बारिश की रिपोर्ट शिमला से भी है। अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में देश के कई और इलाकों में भी बारिश हो सकती है। थंडरस्टॉर्म है, स्क्वाल है, बहुत तेज हवा चलेगी और संभावना ये भी है कि थंडरस्टॉर्म और स्क्वाल के साथ साथ कुछ इलाकों में शावर भी होगा, बारिश भी होगी, जिससे कि तापमान कम हो जाएंगे। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी छलांग लगाई है। इसरो ने आज देश के पहले रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस व्हीकल की खासियत है कि इसे कई बार अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। आज सुबह श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। लॉन्च के बाद RLV सही सलामत बंगाल की खाड़ी में बने रनवे पर लैंड कर गया। इस व्हीकल पर इसरो ने 95 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हालांकि इस लॉन्च व्हीकल को हकीकत बनने में अभी 10 से 15 साल का वक्त लगेगा, लेकिन अगर हकीकत बनता है तो अंतरिक्ष अभियानों का खर्च 10 गुना तक कम हो जाएगा। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।